आई एम श्योर आपने अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान जरूर बनाया होगा कि चलो यार आज तो नाइट आउट करते हैं। इस नाइट आउट में आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड स्पेशली बहुत सारे लोग इस नाइट आउट के टाइम पर किसी हॉन्टेड जगह पर जाने का सोचते हैं। हमने भी किया था एक टाइम पर जब मैं हॉस्टल में था गुड़गांव में। बट आज ये जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें भी 3 दोस्तों ने नाइट आउट करने का प्लान किया, लेकिन जो उनके साथ आगे हुआ वो ना तो उन्होंने प्लान किया था और ना ही कभी वो चाहते थे कि ऐसा हो। इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल स्टोरी एंड एंडिंग ट्विस्ट इस स्टोरी का मुझे मजबूर कर रहा है आपको ये स्टोरी बताने के लिए। आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये क्या हो गया, ये क्या बवाल चीज़ है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच था। बवाल चीज़ आपके सामने भी मौजूद है। एक लाइक बटन, इसको दबाकर आप इसका नशा कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें चाइना के ताइपिंग शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 13 अगस्त 2011 का। शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास 19 साल का वेजा नाम का ये लड़का अपने 2 दोस्त मा जून और जोगो, ये तीनों लड़के एक इंटरनेट कैफे के अंदर अपना गेम्स वगैरह खेल रहे थे। ये तीनों दोस्त पहली बार इस इंटरनेट कैफे में नहीं आए थे, बल्कि पहले भी काफी बार इन लोगों ने अपने पूरे टाइपिंग शहर के अंदर जितने भी इंटरनेट कैफे थे वहां जा जाकर उनका अच्छे से खंगाला हुआ था। हर गेम्स उन्होंने खेली हुई थी, मतलब कि इन तीनों को गेम्स वगैरह खेलने का बहुत ज़्यादा शौक। एंड आज 13 अगस्त के दिन भी ये यहाँ पर गेम खेलने ही आए थे। एंड जैसे ही वेजा ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी गेम कंप्लीट करी 7:30 पौने 8 के आसपास, उसके बाद वो अपनी चेयर से उठा एंड पीछे बैठे हुए अपने दोनों दोस्त उनको देखने लगा एंड सोचने लगे अब कि आगे उनको क्या करना चाहिए। इन तीनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड फ्रेंडशिप का एंड बहुत लंबे टाइम से तीनों एक दूसरे के साथ थे। स्कूल में भी ये तीनों एक दूसरे के साथ ही जाते, क्लासेस भी सेम, मतलब ये होता है ना टिपिकल 3 दोस्तों का एक अच्छा बॉन्ड। इन तीनों के बीच भी बिल्कुल वैसा ही कुछ था। वेजा अब जाकर अपने दोस्तों से पूछने लगा कि हाँ जी बताओ अब क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि 7:30 पौने 8 तो हो ही चुके हैं एंड कल संडे है, आज सैटरडे है, तो हमें कल स्कूल भी नहीं जाना। तो आज हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने ठिकाने बदलने चाहिए? क्या हमें किसी और इंटरनेट कैफे पर जाकर गेम्स वगैरह खेलनी चाहिए? बट बाकी दोनों ने मना कर दिया। वेजा को ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि वेजा थोड़ा सा ठीक है, जो उसके दोस्त कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, उसमें कोई उसकी भड़क नहीं है। तब माजून और जोगो ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, पहले यहाँ से बाहर चल के सुट्टा वगैरह फूकते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। सो तीनों लड़के अपने पेमेंट करके इस इंटरनेट कैफे की इससे बाहर निकले एंड अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़े होकर अपना अपना सुट्टा जलाकर एक दूसरे से बातें करने लगे कि आज हमें रात को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तीनों का ही घर जाने का मन नहीं। लेकिन आज की रात कोई नॉर्मल रात नहीं थी पूरे चाइना के अंदर, बल्कि आज की रात होने वाला था पूरे चाइना में घोस्ट फेस्टिवल। एंड इन तीनों बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता था कि आज की रात उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। एंड इसीलिए उनके परिवार वालों ने कहा था कि रात का घना अंधेरा होने से पहले पहले घर वापस आ जाना, क्योंकि इन तीनों ही बच्चों की फैमिलीज को पता था कि आज की रात जब एक घोस्ट फेस्टिवल होता है उस टाइम पर बुरी आत्माएं इस इलाके में घूमती हैं। एंड इसीलिए हमें कहीं भी बाहर सड़कों पर खुले नहीं घूमना चाहिए, अपने घरों के अंदर रहना चाहिए जब तक सुबह ना हो जाए। अब बेशक आपके लिए तो ये चीज मजाक सी हो सकती है कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई बाहर ही ना निकले, किसी को जरूरत भी हो सकती है, लेकिन नहीं, वहां के लोग इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि रात होने से पहले आसपास की सभी दुकानें उस दिन बंद हो जाती हैं। कोई भी रात को आपको बाहर घूमता हुआ नहीं दिखेगा। कोई अगर जरूरी दुकान भी है, मेडिकल टाइप वाली दुकान भी है, वो भी वहां खुली नहीं दिखेगी आपको। वो सारे बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। बट ये तीनों लड़के एंड स्पेशली वेजा, ये बिल्कुल भी इन चीजों के अंदर बिलीव नहीं करता। इसने कहा अपने दोस्तों से कि यार आज घोस्ट फेस्टिवल वाली नाइट है ना, लेकिन मुझे इन चीजों के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। अगर तुम दोनों को डर लग रहा है या फिर तुम्हारी फैमिली ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है तुमको, तो चलो वापस घर भी जा सकते हैं, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है रात को बाहर रुकने में भी। बट बाकी दोनों ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम कहीं अभी घर नहीं जाने वाले, हम एक काम करते हैं अपनी गाड़ी उठाते हैं एंड आसपास थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, अभी तो रात भी घनी गहरी नहीं हुई, देखते हैं आगे क्या करना है। सो तीनों लड़के अपनी गाड़ी में बैठे, जिसमें गाड़ी पहले तो वेजा की, लेकिन वेजा पैसेंजर सीट पर आगे आकर बैठ चुका था एंड जून वो गाड़ी चला रहा था एंड पीछे वाली बैक सीट एंड पीछे वाली सीट पर जोगो बैठ चुका था। एंड तीनों एक गाड़ी स्टार्ट करके इस इंटरनेट कैफे की पार्किंग से बाहर निकले एंड आसपास के बड़े खुले रोड पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी एंड वो रोड स्ट्रेट आगे की तरफ जाता जा रहा था। थोड़ा सा क्लूडेड
सा एरिया, पूरे शहर का बाहरी इलाका, एंड उनकी गाड़ी अब बाहर की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटा इनको ड्राइव करते करते बीत चुका था। अब तक इनके माइंड में कोई भी स्पेशल आइडिया नहीं था कि आज की रात उनको क्या करना है। उन्होंने फिर से अपने अपने सुट्टे जलाए एंड सुट्टे पीते पीते एक दूसरे से बातें करने लगे कि यार हमने कुछ डिसाइड तो किया नहीं है, हमारा कोई प्लान तो है नहीं कि आज हमें क्या करना है। सो तुम ही लोग बताओ, एटलीस्ट डिस्कस तो करो कि हमें क्या करना चाहिए, वरना ऐसे सारी रात घूमते रहेंगे तो बहुत सारा थक जाएंगे, कल नींद भी नहीं आएगी हमें सही से, बॉडी एकदम कुरकुर कुरकुर करेगी, तो अच्छी बात नहीं है ये, कुछ तो डिस्कस करो। सामने बैठे हुए वेजा और जून ने आपस में बात करते हुए कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, आज की रात हम ऐसे ही गाड़ी घुमाते हैं, क्योंकि यू नो रिमेंबर अभी अंधेरा हो चुका है एंड घोस्ट फेस्टिवल ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होगा। कोई भी आसपास हमें रोड पर दिखेगा नहीं, कोई भी हमारी गाड़ी रोकने वाला नहीं है, हम स्पीड में भी गाड़ी चला सकते हैं, अपनी गाड़ी से कुछ स्टंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। सो रोड बिल्कुल खाली है, घोस्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका है एंड प्रोबेबली हमें कोई घोस्ट भी मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। ये बात सुनकर तीनों लोग हंसने लगे एंड जून ने गाड़ी थोड़ी और स्पीड में बढ़ा ली, क्योंकि इनका प्लान था कि गाड़ी इधर उधर घुमाएंगे और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करने वाले। काफी देर इन लोगों ने गाड़ी ऐसे घुमाई, लेकिन अब वेजा जो कि आगे पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, वो देखते देखते अंधेरे में बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। आसपास उनको कोई और इंसान नहीं दिख रहा, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैदल चलता हुआ कुछ भी नहीं, कोई साधन उनको नहीं दिख रहा। इसलिए वेजा इतना ज्यादा बोर हो चुका था कि उसको अब नींद आने लगी थी गाड़ी में बैठे बैठे। सो उसने अपना सिर अपनी खिड़की के साथ लगाया एंड उसके ऊपर आराम से उसने अपनी आंखें बंद करी एंड सो चुका था गहरी नींद में। जबकि दूसरी साइड जून, वो अभी भी गाड़ी चला रहा है, पीछे जोगो वो आराम से बैठा बैठा सामने की तरफ देख रहा है। एंड तभी वेजा की एक झटके के साथ आंख खुली, उसकी गाड़ी बहुत जोर से ब्रेक लगती हुई एक पॉइंट पर आकर रुकी थी एंड वेजा एकदम से, यार क्या हुआ, क्या बीमारी है, किस लिए गाड़ी रोकी है। पीछे बैठा गोजो वो भी इतनी जोर से चिल्लाकर बोला कि यार क्या हुआ, एकदम से इतनी सडन ब्रेक क्यों मारी। सामने गाड़ी चला रहा जून, उसकी आंखें फटी की फटी हुई थी एंड उसने किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, बस वो आगे किसी तरीके से उठकर अपनी गाड़ी के आगे देखना चाह रहा था। एंड जून ने तब अपना एक हाथ उठाया एंड आगे की तरफ पॉइंट किया दोनों को कि वेजा और जोगो दोनों आगे की तरफ देखो। एंड जब दोनों साइड में बैठे लड़कों ने उसकी उंगली की तरफ देखा एंड आगे की तरफ उन्होंने उठकर देखना चाहा, तो सामने उनकी गाड़ी के जस्ट आगे एक लड़की रोड पर बैठी हुई थी जिसने फूल पत्तियों वाली ड्रेस पहनी हुई है एंड उसके बराबर में उसकी साइकिल पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे एक गाड़ी सीधा आकर इस लड़की में ठुकी है एंड इसीलिए जून ने चलती गाड़ी पर इतनी जोर से ब्रेक मारी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये रोड बिल्कुल सुनसान जंगलों के बीच से होता हुआ ये रोड जा रहा है, कोई भी आसपास दिख नहीं रहा, कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई भी आसपास नहीं दिख रहा, सभी लोग अपने घरों में बंद है। रिमेंबर ये घोस्ट फेस्टिवल है, यहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये लड़की बीच रोड में बैठकर ऐसे अपनी साइकिल के साथ यहाँ क्या कर रही है। तीनों लड़के उस लड़की की तरफ देख रहे हैं एंड बार बार उसको साइड हटने के लिए बोल रहे हैं, साइड हटो साइड हटो। जून तब उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया एंड बाहर निकलकर उस लड़की की तरफ बोलने लगा कि हे तुम बीच में रोड में क्या कर रही हो, साइड हटो फटाफट साइड हटो, हमारी गाड़ी को रास्ता छोड़ो। बट वो लड़की कंटिन्यू उनकी तरफ देखे जा रही है, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, ना कुछ एक वर्ड बोला, बल्कि जून काफी देर तक बोलने के बाद वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठा अपनी ड्राइविंग सीट पर। उसने गाड़ी का बैक गियर लगाया, गाड़ी थोड़ी साइड में घुमाई एंड उस लड़की को साइड से क्रॉस करते हुए अपनी गाड़ी आगे की तरफ ले गया। आने वाले कुछ और घंटों तक ये लड़के ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे, लेकिन अंदर का माहौल अब गाड़ी का बहुत ज़्यादा टेंस्ड बन चुका था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, सभी दुकानें, सभी शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद हैं, आसपास रोड पर कोई दिख नहीं रहा। तो तीनों लोग अंदर डरे हुए थे एंड बीच में उनका इस तरीके से लड़की का दिख जाना। रात के तकरीबन 1 बजे हुए थे अभी एंड तीनों लड़के बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तकरीबन 3 घंटों तक ऐसे ही गाड़ी चलाने के बाद रात के तकरीबन 2:35 के आसपास वेजा और जून, इनके माइंड से वो सारी चीज़ें जा ही नहीं रही थी। वेजा ने जून को कहा गाड़ी चलाते हुए कि एक काम करो, गाड़ी को वापस घुमाओ पीछे की तरफ एंड चलते हैं उसी रोड पर जहां पर हमने उसे देखा था। अब तक वो उससे तकरीबन 100 से 125 किलोमीटर दूर आ चुके थे, लेकिन एक बार वो फिर से इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते थे कि वहां पर एक्चुअली उन्होंने क्या देखा। सो वेजा के कहने पर जून ने वापस गाड़ी घुमाई एंड ये लोग वापस से उसी रोड पर जाने लगे। ऑब्वियसली पीछे बैठे हुए जोगो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने दोनों लड़कों को समझाया कि हमारा वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिमेंबर ये घोस्ट फेस्टिवल की नाइट है, इस टाइम पर हमें अपने घरों के अंदर होना चाहिए और हम ऐसे बाहर घूम रहे हैं एंड वो भी ऐसी सुनसान सी जगह पर एंड उस लड़की को देखने जा रहे हैं। तब उसकी किसी ने नहीं सुनी, गाड़ी उन्होंने दोबारा घुमाई एंड काफ़ी देर तक दोबारा से चलाने के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद ये वापस यहाँ पर पहुँचे थे एंड दूर से उनको क्लियरली उस रोड पर वो लड़की उसी स्पॉट पर बैठी हुई दिख रही थी। बिल्कुल भी वो हिली नहीं, वहाँ से उठी नहीं, उसकी साइकिल अभी भी साइड में गिरी हुई है एंड अब वो उसकी पीठ को आराम से देख पा रहे थे, पीछे से उस लड़की को देख रहे थे। उनकी गाड़ी की लाइट डायरेक्टली उस लड़की को पॉइंट कर रही थी एंड क्लियरली बहुत दूर से उस लड़की को देखा जा सकता था। इसको देखते ही तीनों लड़के आपस में बात करने लगे
लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमने कोई सच में भूत देख लिया है या फिर ये भूत तो लग नहीं रही लड़की, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी लड़की लग रही है। क्या इस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या इसने कोई नशा वगैरह कर रखा है या फिर इसको मदद की ज़रूरत है या फिर हमें किसी को इसके बारे में बताना चाहिए, हमें यहाँ पर मदद को बुलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपस में वो डिस्कस कर रहे थे। जून ने तब कहा कि नहीं नहीं, अभी इसको यहीं पर ऐसे छोड़ते हैं, हमने इसको दोबारा से देख लिया, अब हमें वापस अपने घर जाना चाहिए, सुबह होने वाली है एंड हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, सो क्यों ना हम वापस अपने घर चलते हैं। जून ने वापस अपनी गाड़ी घुमाई, अपने घर वाला रोड पकड़ा एंड काफ़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद फाइनली जून अपने दोनों दोस्तों को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। उसने मेन डोर की चाबी से अनलॉक किया क्योंकि उसकी एक घर की चाबी उसके पास भी थी। अंदर उसकी माँ आराम से सो रही है। ये तीनों लड़के चुपके से अंदर की तरफ गए एंड जून के कमरे में जाकर सो चुके थे। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास इन लड़कों की नींद खुली। तीनों लड़के अपनी आंखें मसलते हुए अपना सोया हुआ मुंह लेकर वापस नीचे की तरफ आए एंड उन्होंने देखा कि जून की माँ किचन में एक नाश्ता बना रही है। तीनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, नाश्ते की वेट कर रहे थे। तब जून ने पीछे घूमकर अपनी माँ को आवाज़ लगाई एंड पिछली रात जो उन्होंने देखा उसके बारे में बताना शुरू किया अपनी माँ को। जैसे जैसे जून बताता जा रहा था अपनी माँ को, बीच में ये जोगो और वेजा ये दोनों मिलकर अपनी आंटी को सब कुछ बता रहे थे, हेल्प कर रहे थे सब कुछ सीन समझाने में कि उन्होंने उस लड़की के अंदर क्या कुछ देखा। अब जैसे वो सारी बात पूरी हुई, तीनों को ये उम्मीद थी कि उसकी माँ यानी कि जून की माँ उनको सलाह देगी कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए था, तुम्हें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए था, हो सकता है उस लड़की को मदद की जरूरत हो, कुछ ऐसा वो बोलेगी। लेकिन नहीं, उसकी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि जो बोला वो चीज इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी थी। जी हाँ, नाश्ते की थाली हाथ में लेकर जून की माँ टेबल के पास आई एंड अपने हाथ टेबल पर रखकर तीनों लड़कों की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने कुछ और नहीं बल्कि एक भूत देखा है। जून की माँ की यह बात सुनते ही तीनों लड़के बहुत ज्यादा शॉक्ड। ऑब्वियसली इन तीनों को पता था कि इस शहर में आसपास रहने वाले लोग घोस्ट फेस्टिवल को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। वो दिल से मानते हैं कि घोस्ट फेस्टिवल्स में घोस्ट आसपास के इलाकों में आते हैं, वो खुले घूमते हैं, इसलिए उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट इस तरीके से घर पर बैठे बैठे किसी कंक्लूजन पर निकल जाना, जबकि आपने उसको रियलिटी में देखा ही नहीं है, वो लड़की थी या घोस्ट थी, ऐसे उसको घोस्ट बता देना, ये तीनों लड़कों को थोड़ा पचा नहीं। वो बार बार अपनी आंटी और माँ को बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंटी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो उनको तीनों को ही चुप करवाकर बोलने लगी कि इसीलिए तो इसको घोस्ट फेस्टिवल कहा जाता है और इसीलिए किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना होता, क्योंकि उस दिन घोस्ट आसपास के इलाकों में आते हैं, किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं, किसी को भी दिख सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए पाबंदियां लगाकर रखी जाती हैं कि घोस्ट फेस्टिवल की नाइट को बाहर मत निकलो। सभी बिजनेस, सभी दुकानें, सभी शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है ताकि किसी को भी घोस्ट दिखे ना। और तुम जानबूझकर घर से बाहर घूम रहे हो तो घोस्ट तो दिखना ही था। इस रात ऐसे घोस्ट बाहर निकलकर लोगों को टारगेट करते हैं एंड इस टाइम पर आंटी ने एक और चीज इन तीनों लड़कों को बताई कि इस टाइम पर घोस्ट सिर्फ बाहर नहीं निकलते, बल्कि वो स्पेशली बाहर निकलते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जिनके अंदर वो अपनी एंटिटी को डाल सके, उनके शरीर को काबू कर सके, उनसे अपना काम करवा सके, उनकी जिंदगी तहस नहस कर सके। इसीलिए सभी लोग घोस्ट फेस्टिवल की नाइट को अपने घर पर ही रहते हैं एंड जो भी बाहर निकलेगा अगर उसका घोस्ट के साथ आमना सामना हो गया तो ऑब्वियसली इस लड़ाई में घोस्ट जीतेगा, क्योंकि ये उनका टाइम है एंड वो तुम्हारे ऊपर अपना टारगेट बना लेगा, तुम्हारे ऊपर अपना लैच करेगा। जून की माँ ने क्लियरली बता दिया कि अगर तुम्हारा आमना सामना एक असली घोस्ट से हुआ है तो वो तुम्हारी जान लेने की जरूर कोशिश करेगा, तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आज नहीं तो कल तुम तीनों के शरीर पर इसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। तीनों लड़के बेशक अब थोड़ी नीची आवाज में आंटी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी बातों का सेंस नहीं बन रहा था, जबकि उसकी माँ की बातों का सेंस बन रहा था यहाँ पर, क्योंकि वो घोस्ट फेस्टिवल की नाइट थी। वेजा जो कि साइड में बैठे बैठे अब उसकी आंखें एकदम से फट चुकी थी, उसने अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर दिया कि एक्चुअली आंटी जो यहाँ बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो चीज़ जो हमने देखी थी हमारी गाड़ी के आगे वो एक एक्चुअल घोस्ट थी। तभी तो जब हमारी गाड़ी बिल्कुल उससे जाकर ठुकी थी, लिटरली कहीं ना कहीं उसको टच भी हो गई हो, तब भी वो बिल्कुल हिली नहीं। हमारे इतने कहने पर उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई, वो हमारी तरफ कंटिन्यूस देख रही थी। एंड जब हम अपनी गाड़ी साइड से निकाल कर वापस उसे दूर ले गए तब भी उसने हमारी तरफ पलट कर नहीं देखा, एक चूं तक नहीं करी। एंड कई घंटों बाद जब हम वापस आए थे उसी रोड पर वो बिल्कुल वैसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अगर कोई आम इंसान होता, कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहाँ से वो उठकर चला जाता, लेकिन वो लड़की हमें वहीं पर बैठी मिली,
मतलब कि वो कोई एक आम इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही थी जो यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रही थी अपने टारगेट का, एंड हम उसका इवेंचुअली टारगेट बन गए। वेजा बहुत ज़्यादा डर गया, उसने आंटी के सामने रोना शुरू कर दिया कि आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वेजा को रोते हुए देख जून और जोगो ये दोनों भी आंटी के सामने बोलने लग गए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे थे। सामने खड़ी आंटी ने कहा कि तीनों तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें सेव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एंड मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के अपनी वही गाड़ी लेकर पास ही के कब्रिस्तान में पहुंचे। जोगो जो कि अभी गाड़ी के अंदर ही बैठा था, जून और वेजा ये दोनों गाड़ी से बाहर निकले एंड उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। गाड़ी भी बाहर खड़ी थी, जोगो गाड़ी से बाहर नहीं निकला। वेजा और जून इन दोनों ने कब्रिस्तान के गेट को क्रॉस करते हुए अंदर एंटर किया, एंड अंदर जितनी भी कब्रें बनी हुई थी उनके ऊपर वो जो नाम लिखे हुए थे उनको स्पेसिफिकली वो पढ़ रहे थे, एंड वो स्पेसिफिकली एक कब्र को ढूंढ रहे थे। एंड जब वो ढूंढते ढूंढते उस फाइनली कब्र के ऊपर पहुंचे जो बिल्कुल एंड में थी, एंड उस कब्र के पास जाकर खड़े हो चुके थे। अब इमेजिन करके देखिएगा, बीच में कवर है ये, एंड इस साइड वेजा खड़ा है, इस साइड जून खड़ा है, एंड ये दोनों अब उस कब्र को देख रहे हैं। एंड एक्चुअल में ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि इनके पूर्वजों की ही थी, मतलब कि जून के पूर्वजों की, जो कई साल पहले यहाँ पर मरे थे एंड यहाँ उनकी कब्र बनाई गई थी। एंड जून इस कब्र को ढूंढते हुए अपने पूर्वजों का नाम पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ पर आने के लिए एक्चुअल में तो जून की माँ ने उसको कहा था कि वहाँ जाओ, उस कब्र के ऊपर जाओ एंड अपने साथ गॉस्ट मनी लेकर जाना। अब पहले भी 2 स्टोरीज के अंदर मैंने आपको बताया है कि चाइना के अंदर गॉस्ट मनी किसको कहते हैं। अपने यहाँ जो नकली नोट होते हैं ना, वो जो चूरन वाले या फिर मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया वाले, वैसे नकली नोट चाइना की करेंसी में भी बनाए जाते हैं। वो कोई इलीगल नहीं है, मतलब कि नकली नोट सबको पता है वो नकली नोट है। इसी को गॉस्ट मनी कहा जाता है। एंड जब भी कोई आदमी मरता है तो उसके मरने पर ऐसे नकली नोट जलाए जाते हैं, या फिर कभी किसी की पुण्यतिथि हो या फिर किसी को श्रद्धांजलि देनी हो, तब भी ऐसे नकली नोट उसकी कब्र के ऊपर ले जाकर लोग जलाते हैं। और एक टाइप से ये वहाँ माना जाता है कि अगर हम जितने के भी नकली नोट जलाएंगे, मान लीजिए वहाँ 1000 येन के उन्होंने नकली नोट जला दिए, तो वो एक्चुअल में 1000 येन उनके मरे हुए पूर्वजों की जेब में चले जाएंगे। वो गॉस्ट मनी उसको कहते हैं। ये 1000 येन उनके पूर्वजों की जेब में चले जाएंगे, एंड उनके पूर्वज जो कि स्वर्ग में कहीं बैठे हैं वो उन 1000 येन को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इमेजिन करके देखिएगा, मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं बना रहा, बट फिर भी चाइना में गॉस्ट मनी इसलिए जलाए जाते हैं ताकि उनके पूर्वज अपने जहां भी जिस भी दुनिया में है, वो जिस भी स्वर्ग के अंदर हैं, वहां वो शॉपिंग कर सकें, वहां वो अपना खाना पानी खर्चा वगैरह कर सके इन पैसों से जो वो जलाए हैं उन्होंने। ये एक बैंक अकाउंट सा है जो यहाँ से पैसा जलाकर दूसरे के बैंक अकाउंट में डलवा रहे हैं, वो भी मरे हुए व्यक्ति के जो कई 100 सालों पहले मर चुका है। बट ये गॉस्ट मनी सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि आपके पूर्वज उस पैसे को इस्तेमाल कर सके, बल्कि ये गॉस्ट मनी एक टाइप से प्रोटेक्शन मनी भी कहा जाता है इसको, कि आप अपने पूर्वजों की कब्र के ऊपर ले जाकर इस गॉस्ट मनी को जला दीजिएगा, एंड ये पैसा प्रोटेक्शन के तौर पर आप अपने पूर्वजों को दे रहे हैं, ताकि आपके पूर्वजों की जो आत्माएं हैं आपसे पैसा लेकर आपके ही परिवार की वो सुरक्षा कर सके और बुरी शक्तियों से, मतलब कि कोई और बुरी शक्ति आपके परिवार के ऊपर नजर मारे तो आपके पूर्वज जिनको आपने पैसा दिया है, गॉस्ट मनी जलाकर उनको पैसा दिया है, वो पूर्वज आपकी रक्षा करे उस बुरी आत्मा से। और एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों लड़के इस कब्र पर इसीलिए आए थे ताकि गॉस्ट मनी जलाकर प्रोटेक्शन मनी दे सकें अपने पूर्वजों को, ताकि जो भी गॉस्ट उन्होंने देखा है वो उनके ऊपर कोई हमला करे तो उनके पूर्वजों की आत्माएं आकर इनको बचा लें। ऐसा वहां पर ट्रेडिशन है। इसलिए इन लोगों ने अपनी जेब में रखे हुए वो गड्डियां निकाली नकली नोटों की, एंड उस कब्र के ऊपर रखकर उसके आगे लाइटर लगाकर उन गड्डियों को जलाना शुरू किया। अब धीरे धीरे ये दोनों देख रहे हैं वो गड्डियां धीरे धीरे जल रही हैं, एंड इवेंचुअली जलते जलते वेजा जो कि सामने की तरफ खड़ा हुआ है, उसके सामने जून है, बीच में वो गड्डियां जल रही हैं। वेजा जो कि जून की तरफ देख रहा है, एंड एकदम से वेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वेजा के जस्ट सामने और जून के जस्ट पीछे वही लड़की जो कल रात उनको उस सड़क पर दिखी थी बैठी हुई, वही लड़की अभी जस्ट जून के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, एंड वो बिल्कुल वेजा की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। जून को नहीं दिख पा रही क्योंकि जून की पीठ है उसकी तरफ। जून को नहीं पता कि वो क्या देख रहा है, एंड वेजा की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। एंड तब एक सडन पॉइंट पर वेजा ने इतनी जोर से चिल्लाया कि जून, वही लड़की जो हमें कल दिखी थी वो तुम्हारे पीछे खड़ी है, भागो, तुरंत भागो। एंड वेजा एकदम से कूदकर वहां से भागा दूसरी डायरेक्शन में जिस साइड जून देख रहा था। एंड जून अभी भी क्लियरली समझ नहीं पा रहा कि ये क्या बोल कर गया उसे। उसने पीछे घूमकर देखा, एंड पीछे कोई भी नहीं था। वेजा जो सामने की तरफ इतनी तेजी से भागे जा रहा था, जबकि एंट्रेंस इस पूरे कब्रिस्तान
कब्रिस्तान का एकमात्र एंट्रेंस वो राइट साइड में था, लेकिन ये वेजा सामने की तरफ भागे जा रहा है। एंड इवेंचुअली वो इतनी दूर भाग चुका था कि पीछे पीछे जून भी उसके भागने लगा उसको रोकने के लिए कि कोई नहीं है कोई नहीं है, शांत हो जा। लेकिन वेजा के अंदर इतना एड्रेनलिन उस टाइम पर रश कर रहा था कि वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, उसने स्पीड कम नहीं करी। एंड देखते ही देखते वो उस कब्रिस्तान की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके, वहां जो तारे कंटीली लगी हुई थी उनको क्रॉस करके उनके ऊपर से कूद के, बराबर में मक्की का खेत था, उसके अंदर मक्की बो रखी थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी हो चुकी थी वो मक्कियां। एंड उस खेत के अंदर वो कूदा एंड उन मक्की के फसल के बीच में से भागने लगा। जून ने थोड़ी दूर तक तो उसका पीछा किया, लेकिन एट मोमेंट पर जाकर, बाउंड्री पर जाकर उसे भी समझ आ गया कि ये मक्खियां बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, इनकी फसल को अभी काटा नहीं गया है। एंड इसके अंदर वेजा को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अंदर कंटीली पेड़ पौधे भी हैं, नीचे खरपतवार भी उगी हुई है एंड ये बहुत ही डेंस्ड है। इनके अंदर से ढूंढना, इनके अंदर भागना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए जून वापस घूमा, बाहर एंट्री गेट की तरफ गया जहां उन्होंने गाड़ी खड़ी करी थी। अंदर जोगो बैठा अभी भी देख रहा था। एंड जोगो ने जब देखा कि जून अकेला भागता हुआ आ रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, जोगो गाड़ी से बाहर उतरा एंड जून से पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या बीमारी है। जून ने बताया कि ऐसे से वेजा उसकी तरफ देखकर भूत भूत चिल्लाता हुआ उस मक्की के खेत की तरफ भागा है एंड हमें उसे ढूंढने के लिए चलना चाहिए। तब जोगो और ये वेजा दोनों उस कब्रिस्तान से एंटर होते हुए वापस उसी बाउंड्री लाइन पर पहुंचे जहां से जून ने वेजा को कूदते हुए देखा था। ये दोनों भी उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके धीरे धीरे सारी मक्खियों को छाटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन काफ़ी देर इन्होंने ढूंढा, वेजा का कोई पता नहीं चला। तब इन दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि हो सकता है या तो वो इस फील्ड को क्रॉस करते हुए कहीं आगे निकल गया है या फिर वो कहीं अंदर ही छुप कर बैठा हुआ है। उसको लग रहा होगा कि भूत ने उसको देख लिया या फिर भूत उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। दोनों ने काफ़ी देर तक वेजा वेजा के नाम की आवाज़ें लगाई, लेकिन एक भी बार उसने रिप्लाई नहीं किया। दोनों एकदम से अब थक चुके थे, वापस जाने के लिए अपने घर पर तैयार थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने जाकर घर पर बताया, फैमिलीज को इन्फॉर्म किया। फैमिलीज भी मौके पर पहुंच चुकी थी। वेजा और जून और जोगो के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके थे। सभी लोग मिलकर अब इस मक्की के खेत में वेजा को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं कि वेजा कहाँ गया, क्योंकि एक तो अंदर घना जंगल से भी गहरे होते हैं। ये मक्की की फसल इतनी बड़ी बड़ी होती है, 7-8 फुट लंबी, इनके अंदर कोई भी आम आदमी आराम से गुम हो सकता है। मौके पर तुरंत ही पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस ने एक बहुत बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया इस मक्की की फसल के अंदर एंड इवेंचुअली जिसकी ये फसल थी उसको भी बुलाया गया ताकि वो जल्दी से जल्दी इस फसल को काट सके और हमें वेजा का पता लग सके। इनफैक्ट उस खेत वाले ने काफ़ी हद तक उस फसल को भी काट दिया, लेकिन वेजा का खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन तक भी पता नहीं चला। 3 दिन बीत चुके थे एंड अभी तक पूरा एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल चुका था, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सबके हाथ खाली, सबके माइंड में एक ही सवाल। एंड जून जो कि बहुत ज़्यादा अब उदास हो चुका था, 3 दिनों बाद वो अपने घर पर बैठा हुआ था एंड वही माइंड में उसके सब चल रहा था कि वेजा के साथ आखिर क्या हुआ होगा, क्या वो भूत उसको अपने साथ ले गया या फिर क्या है, बीमारी क्या है एक्चुअल में। एंड तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई एंड दरवाज़ा नॉक करके उसको बोलने लगी कि जून, तुम्हें नीचे कोई मिलने के लिए आया है। एंड जब जून ने अपनी माँ की तरफ देखा तब उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा डरी सी हुई थी, थोड़ी सहमी हुई थी। जून अपने बेड से खड़ा हुआ, चप्पल पहनी उसने, घर से नीचे गया, अपने नीचे वाले फ्लोर पर गया, मेन दरवाज़ा खोला उसने एंड सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों को देखते ही कुछ थॉट्स थे जो जून के माइंड में थे कि क्या उनको वेजा मिल गया है, क्या उनको वो भूत मिल गया है जिससे वेजा डर कर भागा था, क्या फिर सच में वेजा को भूत ने पकड़ लिया। ये सारे सवाल जून के माइंड में घूम ही रहे थे कि तभी पुलिस वालों ने जून को बताया कि हमें वेजा का पता चल गया है। एंड ये बात सुनकर जून बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वो कहाँ है एंड वो 3 दिनों से कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ है। बट पुलिस वालों ने कहा कि एक बुरी खबर है, हमें वेजा की लाश मिली है जो कि इसी मक्की के खेत के बराबर में एक बड़ी सारी झील थी, उसी झील में ऊपर तैरती हुई वेजा की लाश मिली है एंड वो 3 दिनों से डूबा हुआ था। अब उसकी लाश तैर कर ऊपर आ चुकी है एंड हमने उसकी लाश को रिकवर भी कर लिया है। ये बात सुनते ही जून, उसके माइंड को इतना बड़ा झटका लगा कि वो पता करना चाह रहा था कि वेजा के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि इतनी बुरी खबर उसको मिलेगी उसके दोस्त के साथ जो अभी तक उसके साथ था। 3 दिनों पहले तक वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना, लेकिन एकदम से उसकी मौत हो गई, वो भी डूब कर। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ। बट पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हें सिर्फ बताने नहीं आए हैं बल्कि हमें कुछ पूछताछ भी करनी है। हमने वेजा के माता पिता से भी बात करी है एंड उन्होंने क्लियरली बताया है कि जून और उसका दोस्त जोगो, ये दोनों ही वेजा के साथ थे अंतिम लास्ट टाइम पर उसके एंड वो तुम्हारे सामने ही देखते देखते वो भागा था। सो तुम हमें एक्चुअल में बताओ कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वेजा को वहां से भागना पड़ा एंड इवेंचुअली वो जाकर
डूब गया, ऐसा भी क्या भूचाल आ गया था उसकी जिंदगी में, तुम हमें एक एक चीज क्लियरली बताओ। एंड तब जून ने जो बताया उसने इस पूरी स्टोरी को बदल कर रख दिया। लिटरली एक एक चीज उसने डिटेल में समझाई पुलिस वालों को, एंड उनको भी समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये भसड़ थी यहाँ पर। एंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर आपको भी शायद बिलीव नहीं होगा। जून ने अपनी पूरी टाइमलाइन सीधा इंटरनेट कैफे से शुरू करी, जहां पर वो गेम्स वगैरह खेलने गए थे, इंटरनेट सर्फ करने के लिए गए थे। उसने कहा कि वहां हमने बहुत सारी गेम्स खेली एंड गेम्स खेलते खेलते हमारा नाइट आउट का प्लान बना। हम घर नहीं जाने वाले थे, हमको पता था कि आज गॉस फेस्टिवल की नाइट होने वाली है, लेकिन फिर भी हमें डर नहीं लगा। हमारा तीनों का प्लान था कि हम रात को पूरी रात बाहर घूमेंगे। एंड घूमते घूमते हमें वो भूत दिखाई दी। एंड उसके बाद जब हम सुबह घर गए, जून की माँ ने हमें वो तरीका बताया कि कैसे हम अपना भूत से पीछा छुड़वा सकते हैं। हम वहाँ कब्र पर गए, वहाँ घोस्ट मनी जलाने के लिए नकली नोटों को जलाया हमने। एंड उसके बाद ये सब कुछ हुआ। उसके सामने बैठे हुए सारे पुलिस ऑफिसर्स उसकी सारी बातें सुन रहे हैं एंड सारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन अब इस जून के चुप हो जाने के बाद पुलिस वालों ने जून की आंखों में आंख डालकर देखा एंड सिर्फ उससे एक सवाल पूछा। एंड जब उसका जवाब पुलिस वालों को मिला तो उसने सारे इस केस का भांडा खोल कर रख दिया। क्योंकि जहां अभी तक जून बताता आ रहा था कि ये सारा कुछ भूतों की वजह से हुआ है, जून की माँ ने उसको वहां पर भेजा था, वो कब्र पर पैसे जलाने गए ताकि भूत उसका पीछा छोड़ दें। सो इसका मेन सेंटर जो था वो भूत था। एक पुलिस वालों का सवाल था कि क्या तुमने उस टाइम पर कोई नशा किया था, अगर हाँ तो कौन सा, क्योंकि हम तुम्हारा नार्को टेस्ट करवाने वाले हैं। एंड इस टाइम पर जून ने सारा कुछ बोल दिया कि हाँ हमने नशा किया हुआ था, हमने सिगरेट भी पी थी, और वो कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं थी बल्कि हमने उस टाइम पर मेथम्फेटामिन की सिगरेट पी थी जिसके अंदर MDMA भरी हुई थी। मेथम्फेटामिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग है जिसको हम MD भी बोलते हैं। ये इतनी हैवी है कि अगर आप इसकी थोड़ी सी भी अमाउंट लेंगे तो इसकी वजह से आप हेलुसिनेट करने लगेंगे। नशा इतना भयंकर हो जाता है कि सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा। इतना हाई एंड क्वालिटी का ब्रांडेड माल है ना ये, कि जिसके हाथ लग जाए वो पूरा दिन और रात सेट रहेगा। एंड जब इन्होंने सिगरेट पी थी एंड जब ये लोग तीनों उस इंटरनेट कैफे से बाहर निकले, बाहर निकल कर इन्होंने सुट्टा चलाया था एंड उस सुट्टे के अंदर बहुत हैवी डोज मेथम्फेटामिन की भरी हुई थी। एंड जब इन तीनों ने वो मेथम्फेटामिन फूकी, इन तीनों को इतना तगड़ा नशा हुआ कि गाड़ी चलाते चलाते कि ये तीनों इतने ज्यादा भंड थे कि इनको सामने कुछ है या नहीं इसका भी कुछ आइडिया नहीं। एंड जैसे ही जून ने गाड़ी चलाते चलाते रोकी, वेजा ने तुरंत उसे पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, क्यों रोकी। जून ने इशारा किया कि हमारी गाड़ी के आगे एक लड़की बैठी हुई है, भूत है कोई। एंड इन तीनों ने आपस में एक चीज दूसरे को कन्विंस कर लिया कि हाँ सामने कोई लड़की बैठी हुई है, उसकी बाइसिकल साइड में गिरी हुई है एंड यहाँ पर एक एक्चुअल में भूत है। इस भूत की वजह से तीनों इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि इनके माइंड में सिर्फ वही लड़की चल रही थी कि किसी भी तरीके से इस भूत से पीछा छुड़वाया जाए, जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको कोई लड़की एक्चुअल में दिखी ही नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तीनों गाड़ी में चलाते चलाते भूतों की बात कर रहे थे एंड वापिस जब ये गाड़ी मोड़ कर लेकर आए, इनको वहां वैसे फिर से दोबारा हेलुसिनेट हुआ कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने घर जाकर अपनी माँ को बताया एंड इनकी माँ ने उस चीज को कंफर्म कर दिया, इनके वहम को, कि हाँ तुमने एक भूत देखा होगा जरूर एंड उसे पीछा छुड़वाने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान जाना चाहिए। एंड जब ये तीनों लोग कब्रिस्तान पहुंचे तब ये गाड़ी में दोबारा से सुट्टा फूकते हुए जा रहे थे एंड अगेन उस सुट्टे के अंदर मेथम्फेटामिन भरी हुई थी। एंड जैसे ये तीनों वापस हेलुसिनेट करने लगे, जोगो जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, जून और वेजा गाड़ी से उतरकर उस कब्र पर गए ताकि वो उस नकली नोट को चला सके। एंड जैसे वो नकली नोट जला रहे थे तभी वेजा को दोबारा से उसका पैनिक अटैक हुआ होगा मेथम्फेटामिन का। उसने दोबारा से हेलुसिनेट किया होगा कि यहाँ सामने एक लड़की खड़ी है एंड उसी भूत के डर से वो इतनी तेज भागा कि सामने वो जून को भी ठीक ढंग से बता नहीं पा रहा कि उसको क्या हुआ है। वो जस्ट वहाँ कूद कर दूसरी साइड भागने लगा एंड भागते भागते वो इस कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल से कूदा। बाउंड्री को कूदकर वो सीधा इस मक्की वाली फसल के अंदर से होते हुए इसको चीरते हुए आगे की तरफ भागा होगा। एंड उसको नशे के अंदर ये भी नहीं पता कि वो कहाँ भागते हुए जा रहा है। इतना तेज एड्रेनलिन उसके शरीर के अंदर रश कर रहा होगा, उस टाइम पर डर भी लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ रियल नहीं था। लेकिन अब उसको कौन समझाए, वो तो इस हद तक भंड है कि उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आगे वो उसके साथ क्या होने वाला है। सो जैसे उसने वो मक्की की फसल चीरते चीरते वो आगे की तरफ गया, आगे वो झील बनी हुई थी एंड उसको पता भी नहीं होगा कि उसका पैर अब झील के अंदर आ चुका है एंड वो सीधा पानी के अंदर गिर गया। एंड अब क्योंकि वेजा को तैरना भी नहीं आता था एंड अगर तैरना आता भी होता तो इतने भयंकर नशे में वो सही से तैर भी नहीं पाता। खैर उसकी डूबने से अंदर ही उस झील में मौत हो चुकी थी। लेकिन पुलिस वालों ने इस केस को प्योरली एक एक्सीडेंट ही बताया, जबकि बाकी बचे हुए दोनों जोगो और जून के ऊपर सिर्फ नारकोटिक्स के चार्जेस लगे, लेकिन उसमें उनके दोस्त की मौत हुई, उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। सो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नाइट आउट वगैरह करने के बारे में सोचते हैं, वो प्लान करते हैं कि हाँ नाइट आउट करेंगे, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, लड़कियों का नाइट आउट
मतलब कि किटी पार्टी, नॉर्मल सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, कुछ अच्छा चटपटा बनाकर खा लिया, ये सब कुछ ही होता है। लेकिन लड़के लड़के एक अलग ही बवाल। इनका नाइट आउट आप देखो, सुबह जमानत करवा रहे हैं, थानों में पड़े हैं कि कोई रात को जेल काट कर आया है, कोई कांड कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके के नाइट आउट्स होते हैं मोस्टली। सो आप इन चीज़ों से दूर रहें अगर आप नाइट आउट फिर भी करें, क्योंकि देखो उम्र सबकी आती है, हमने भी किए थे, लेकिन ऐसा कुछ कांड नहीं किया था। मुझे याद है अपना हमने जब हॉस्टल में रहते हुए नाइट आउट किया था, तो हम दिल्ली में एक दरवाज़ा है, खूनी दरवाज़ा देखने के लिए गए थे। लेकिन वो सिर्फ नाम से ही खूनी दरवाज़ा, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करके देखना, नाम से ही वो बस खूनी दरवाज़ा है। जिस ऑटो में बैठकर हम गए थे वहाँ तक, तो उस ऑटो वाले ने भी इतनी बड़ी उसका नैरेटिव सा सेट हमारे माइंड में कर दिया था कि वो बहुत डरावना है, मैं तो तुमको दूर छोड़ दूंगा, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। सो हमको लगा कि ये पता नहीं क्या बवाल चीज़ है, इसको तो देखना पड़ेगा। सो 3-4 दोस्त थे हम, खूनी दरवाजे से थोड़ा दूर उतरे थे, एंड जब जाकर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक प्लेट सी लगी हुई है, उसके ऊपर 4 लड़कों के नाम लिखे हुए हैं जिनका मर्डर वहाँ पर हुआ था। सो ज़्यादा कुछ मुझे उसके बारे में याद नहीं है। सो ये मेरे नाइट आउट की स्टोरी थी, कुछ भी डरावना नहीं था, कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगा। हम तो वापस ऑटो पकड़ कर आ गए थे दिल्ली में। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई नाइट आउट किया है? अपने नाइट आउट की स्टोरीज नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या माल पीकर ऐसे भंड होने के हेलुसिनेशंस किसी को होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी नीचे जरूर जिक्र करें। खैर ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अपनी हॉरर स्टोरीज या नाइट आउट की स्टोरीज मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट निशा ही वाले को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।